हल करो। फर्स्ट यूनिट पढ़ना है, सेकंड बोल रहे थे, फर्स्ट को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्या बोल रहे हो? सेकंड पढ़ोगे, सेकंड ही स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पढ़ोगे फर्स्ट, सेकंड को आंख खड़े करो, कितने लोग फर्स्ट? आगे नहीं पढ़ेंगे, भाई पढ़ेंगे नहीं, मेरे को पढ़ लो। और अब स्पेक्ट्रो बोले हो तो स्पेक्ट्रो को ही पढ़ो ना पहले। किसको? स्पेक्ट्रो का सेकंड। बाकी मत करो। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोप। तो माइक्रोवेव क्या होता है? तो ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एटम के, कोई भी जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल लेवल पर इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये जान रहे हो, कोई भी एटम होता है तो बोर्न ओपेनहेमर एप्रोक्सीमेशन, सुनो, बोर्न ओपेनहेमर एप्रोक्सीमेशन, सुनो, एप्रोक्सीमेशन। तो ये जो बोर्न ओपेनहेमर एप्रोक्सीमेशन है, इसके द्वारा बताया जाता है कि कोई भी एटम जो होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स पर वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं, वेरियस एनर्जी लेवल्स हो। कहने का मतलब क्या है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल्स को देखें, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी होगा, मतलब जिसको हम लोग देते हैं एनर्जी टोटल करके, यह इक्वल होता है किसके किसके? तो यह इक्वल होता है एनर्जी ऑफ एटॉमिक, सॉरी, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल ऑफ, या एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल लेवल। दूसरा होता है एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल, एनर्जी ऑफ स्पिन, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, और एनर्जी ऑफ क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो क्या होता है, तो ये बोर्न ओपेनहेमर जो अप्रोक्सीमेशन है, ये बताता है कि हम किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है बोलते हैं। जैसे सिंपल से बोल दिए, कोई मॉलिक्यूल है H2 है, मान लो इसकी एनर्जी बोल रहे हैं कि 200 किलो केल्विन पर मोल है, इतनी है बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि बोर्न ओपेनहेमर जो अप्रोक्सीमेशन होता है, वो बोलता है कि ये जो 200 किलो केल्विन पर मोल की जो एनर्जी है, वह सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी नहीं होता। वह क्या होता है? तो वह उस मॉलिक्यूल में उपस्थित ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी प्लस
उसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी प्लस उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी प्लस उसमें स्पिन की एनर्जी प्लस उसमें न्यूक्लियर स्पिन की एनर्जी प्लस उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है और उसी को ही हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो एनर्जी है वह इसके लिए H2O के लिए इतनी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोर्न-ओपेनहाइमर जो अप्रोक्सीमेशन है उसके बेसिस पर बताया जाता है कि यह क्वांटाइज्ड नहीं होता, क्वांटाइज्ड नहीं होता। और ट्रांसलेशनल जो एनर्जी लेवल होता है यह कभी भी क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मतलब जनरली किसको देखते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये तीनों एनर्जी लेवल जो है ये क्या होते हैं, तो यही जो है मतलब क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है और अनक्वांटाइज्ड कहने का मतलब है क्वांटम जो मैकेनिक्स होता है उसमें कैलकुलेट करने योग्य। ठीक है, तो कैलकुलेट करने योग्य होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लियर है, तो इसमें रोटेशनल जो एनर्जी लेवल होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वह क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल के साथ इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करने से स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मेनली दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है, तो ये हो गया किसके लिए, तो ये माइक्रोवेव किस जगह पे इंटरेक्ट करेगा, तो वह किसी मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्लियर है, दूसरा देखो वाइब्रेशनल लेवल, तो वाइब्रेशनल लेवल के लिए जिम्मेदार होता है, वाइब्रेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है IR, क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। यह क्या करता है, तो किसी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा या तो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। क्लियर है, स्पेक्ट्रम दो ही टाइप के मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। ठीक है, तो वही दो स्पेक्ट्रम देंगे और इससे जो होगा क्या, तो इससे जो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा वो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ठीक है, कम होगा फिर भी हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, ज्यादा होगा फिर भी हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्लियर है, तो ये क्या करता है, तो जो IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये अफेक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। क्लियर है, उसके बाद देखें तो ये तीसरा जो दिख रहा है, ये तीसरा पढ़ते हो यूवी विजिबल रेंज, यूवी विजिबल ER या EMR क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल। सुने हो, अल्ट्रा वायलेट मतलब क्या होता है, पराबैंगनी किरण, और विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश किरण जो बोलते हैं ना। तो ये दोनों को कंबाइन रूप से स्टडी किया जाता है क्योंकि इनमें ज्यादा का अंतर नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में अगर चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है एनर्जी, तो वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो कौन होगा, यूवी या फिर विजिबल EMR। EMR क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यही उसका जिम्मेदार होता है। क्लियर है, उसमें भी दो ही स्पेक्ट्रम मिलेंगे हमको, मतलब दो ही प्रकार का वहां पे होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर इमिशन होगा। उनसे या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा या तो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्लियर है, तो ये तो नॉर्मल थिंग्स था कि कौन सा कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड के बेसिस पर देखें तो E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक होता है फाइनल उसका रिजल्ट किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। और ये है कि बाकी ये जो है न्यूक्लियर स्पिन, तो न्यूक्लियर स्पिन के लिए रेडियो वेव जिम्मेदार होता है। सुनो, रेडियो वेव, रेडियो वेव, और इसके अंतर्गत होता है NMR। सुनो, इसके लिए देखोगे तो यहाँ भी रेडियो वेव ही जिम्मेदार होता है, लेकिन रेडियो वेव की हायर जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव दो टाइप की होती है, नियर रेडियो वेव और फार रेडियो वेव।
तो जो नियर रेडियो वेव है उससे होता है न्यूक्लियर स्पिन, और वहीं पे जैसे ही हम फार रेडियो वेव देखें तो फार रेडियो वेव से होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा खुद में। ठीक है, तो ये होता है रेडियो वेव कौन सा वाला, तो ये होता है फार वाला, और ये होता है नियर रेडियो। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे ये दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। इसके अंतर्गत एनएमआर पढ़ते हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और इसके बेसिस पे पढ़ते हैं ईएसआर। ईएसआर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कभी नहीं पढ़े। ठीक है, इसमें से देखो माइक्रोवेव पढ़े हो फाइनल ईयर में, आईआर भी पढ़े हो फाइनल ईयर में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़े हो फाइनल ईयर में। ठीक है, इसमें एनएमआर भी पढ़े हो फाइनल ईयर में, लेकिन ये नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इसमें भी नहीं है, ये फर्स्ट सेम में, ये तुम लोग को मिलेगा थर्ड सेम। तो देखो जहां से हम लोग चले थे वहीं वापिस आते हैं, ये तो उसका मेन बेस था। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, अभी फिलहाल इसका जरूरत नहीं है तुम लोग, बस ये है कि कौन सा कैसा होता है। चलो, तो यहाँ पे देखो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ बोलते हैं किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल लेवल्स पर इंटरेक्शन करता है कौन कौन, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और इंटरेक्शन के फलस्वरूप, इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे, स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। और ये स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा या फिर दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर है? तो पहला चीज क्या बोले, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोवेव से या माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उससे मॉलिक्यूल के किस लेवल पर अफेक्ट होगा, उस चीज को बताता है हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या करता है यह, तो यह क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल पर यह इंटरेक्शन करेगा, और रोटेशनल के कारण से हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसको कहते हैं, ये इसको मिटा देता हूं, है ना, हो गया नहीं। चलो, तो इसके बेसिस पर अब देखें तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो वे माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। तो देखो तो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, तो सीधा सीधा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या है, माइक्रोवेव से इंटरेक्ट करेंगे और अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज दर्शाएंगे, चाहे वो एनर्जी कम करेंगे चाहे वो एनर्जी ज्यादा करेंगे, उसके कारण क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसी को ही हम बोलते हैं माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोवेव ईएमआर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तथा अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज दर्शाते हैं, चेंज प्रदर्शित कर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स
कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला मैं, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, तो इसमें बोलता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करेंगे और इंटरेक्शन के फलस्वरूप अपने जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसमें चेंज दर्शाएंगे। चेंज दर्शाएंगे कहने का मतलब है या तो अपनी एनर्जी को कम करेंगे या तो अपनी एनर्जी को ज्यादा करेंगे। अगर इस कम ज्यादा करने के कारण या इस एनर्जी के चेंज करने के कारण से हमको क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, मतलब उस मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोवेव एक्टिव होंगे उन्हीं का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। कहने का मतलब एक चैप्टर हम लोग का रिलेटेड है पूरा पूरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव है, उसी से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल होंगे जो कि सिर्फ एक्टिव होंगे उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे। मतलब जिसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होगा उसी को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये कई प्रकार के होते हैं। वो इतने में किसी को कुछ पूछना है, ये जो लिखा है वो समझ में आया? देखो तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पे देखो रोटर्स के बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या हो, मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोवेव एक्टिव हो, एक्टिव, इनको हम क्या बोलते हैं, तो रोटर्स कहते हैं। रोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको बोलेंगे रोटर्स? हाँ, जो कि माइक्रोवेव एक्टिव हो। अब माइक्रोवेव एक्टिव किसको बोलेंगे? जो इंटरेक्शन करके अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज। हाँ, कौन? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मतलब समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? क्या बोले? कौन से मॉलिक्यूल को हम रोटर बोलेंगे? माइक्रोवेव मॉलिक्यूल। माइक्रोवेव कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। बोलो तो किसको रोटर बोलेंगे?
सुशीला, किसको बोलेंगे रोटर? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि माइक्रोवेव EMR के साथ इंटरेक्शन करके अपने जो रोटेशनल एनर्जी लेवल में मतलब चेंज करता है जैसे ओम बोलो तो। ऐसे मॉलिक्यूल जो इंटरेक्शन करके अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज मेरे साथ वो इंटरेक्शन करेगा। हाँ? EMR कौन सा EMR? माइक्रोवेव हाँ, एनर्जी लेवल में चेंज कौन सा EMR? तो माइक्रोवेव। हाँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोवेव के साथ इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन के कारण से उस मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होगा और उससे हमको मिलेगा स्पेक्ट्रम। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? और माइक्रोवेव एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं को ही हम लोग रोटर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उसके रोटर्स इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन होगा। क्लियर है? इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग रोटर्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलो इसमें देखें तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन देखें तो बोलते हैं इसमें दिस मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड रिलेटिव वैल्यूज ऑफ देयर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग क्या? तो मॉलिक्यूल्स या रोटर्स को उनके शेप एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग फॉलोइंग ग्रुप में क्या करते हैं? क्लासिफाइड किया जाता है। ये ग्रुप कौन कौन से हैं? तो देखो मॉलिक्यूल्स या रोटर जो हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना, जो कि माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, उन्हीं मॉलिक्यूल को ही हम यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे। तो उसमें बोल रहे हैं कि उनके शेप के आधार पर, शेप मतलब आकार के आधार पर, और हाँ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया था। 3 एक्सिस है, 3 टाइप से उसको रोटेट हम कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई। क्लियर है? तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक मॉलिक्यूल के लिए होगा, लेकिन ये होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर आएगा, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। इसके बेसिस पर पहला है लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हो? हाँ, जो कि 180 डिग्री पर ही उपस्थित हो। क्लियर है? तो इसके लिए हम देखो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए देखते क्या क्या है। तो इसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। लीनियर मॉलिक्यूल्स में देखें तो इसके लिए 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब 3 एक्सिस होते हैं रोटेशंस के। ठीक है, पता है? क्वांटम केमिस्ट्री में हम देख रहे थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब इसको हम लोग नहीं देख के अब वर्ड में उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो पहला एक्सिस होता है इसका अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस के आधार पर, तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। तो देखो बॉन्ड कौन सा है? तो ये बॉन्ड है, तो इसमें एक एक्सिस ये, दूसरा एक्सिस ये, तीसरा एक्सिस ये तीनों मानेंगे। एक्स वाई जेड जो मानते थे हम लोग वही मानेंगे। तो इसमें क्या होगा? ये मॉलिक्यूल भी ये रख दिया ऐसा। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब अबाउट द बॉन्ड एक्सिस कौन सा बनेगा इसका? तो ये एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस क्या होगा? बॉन्ड से गुजर करके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। क्लियर है?
चलो, तो ये पहला एक्सिस समझ में आया, तो इसमें से ये होगा अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। ठीक, दूसरा देखें तो दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है, या इसी को ही अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कहा जाता है। इसको बोले जाते हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कहा जाता है। पहला समझ में आ गया, एक्स एक्सिस को हम बोल दिए क्या, अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, इसको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या दे देता हूं, देखो तो मैं आई ए, उसको आई एक्स भी दे सकता था, अगर क्वांटम से जैसे पढ़ रहे थे उससे रिलेट करके दूंगा तो उसको आई एक्स दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ए दो बी दो सी दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप क्या दिए हो। क्लियर है, तो बुक में ए दिया है इसलिए ए दे दिया, बाकी समझने के लिए एक्स दे देता हूं। चलो क्लियर है, चलो दूसरा देखें, तो दूसरा एक्सिस होता है इसका, बोलते हैं इसको इंड ओवर इंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर। इसको बोला जाता है इंड ओवर इंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो तो अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल रखा था मैं, इसको क्या करता हूं, यहाँ पे मैं प्लेन समझ लेता हूं, ठीक है, इस पर ये पेपर रख दिया, इंड ओवर इंड मतलब दोनों इंड है इसके ऊपर, ये एक्सिस एक कंसीडर कर सकता हूं प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन के जो पेपर रखा हूं प्लेन में उसके ऊपर। ठीक है, तो इस एक्सिस को जिसको हम लोग क्या मानते थे, जेड एक्सिस मानते थे, तो इसको मैं मान ले रहा हूं अब क्या, इंड ओवर इंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर। प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन के मतलब पेपर के ऊपर से अगर इसको रोटेट करता हूं तो इसको मैं बोलूंगा इंड ऑफ द इंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है, जिसको हम लोग उसमें क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बोलते थे, सिंपल सा। ठीक है, तो वही चीज, वही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आया, लेकिन ये कि इसको हम लोग बोलेंगे इंड ओवर इंड प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो इसके लिए जैसे क्या बोलूं, तो ये वाले को जेड वाले को मैं मान लिया क्या, जेड एक्सिस है, तो इसको देखिए इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। ठीक है, तीसरा इसका एक्सिस होता है इंड ओवर इंड। ठीक है, इंड ओवर इंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंड ओवर इंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये देखो क्या बोले इसको, परपेंडिकुलर बोल रहे हो किसका, प्लेन ऑफ द पेपर का। ठीक है, ये प्लेन हो गया, प्लेन ऊपर वाले को माने हैं हम लोग, प्लेन ऑफ द पेपर। अब इसके परपेंडिकुलर कौन कौन बचा, एक तो बचा एक्स वाला, एक तो बचा वाई वाला, यहां से बचा है और यहां से बचा है, तो एक्स को नाम दे चुके हैं हम लोग, एक्स को नाम दे चुके हैं, तो अब बचा कौन, तो कौन सा होगा इसके परपेंडिकुलर में, कौन होगा, ये वाला होगा, ऐसा रोटेट को। क्लियर है, तो ये एक्सिस कौन सा होगा, तो ये एक्सिस को बोलेंगे इंड ओवर इंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वाई। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके तीन एक्सिस के बेसिस पर तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। क्लियर है, अब इसमें कंडीशन बताता है इन द मॉलिक्यूल्स shows from all the atoms are arranged in a straight line। देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर है, any molecules के all atom यदि स्ट्रेट क्या होता है स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट, एनी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेट लाइन में, एनी मॉलिक्यूल्स के ऑल एटम्स यदि स्ट्रेट लाइन में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाएगा, को लीनियर मॉलिक्यूल कहा जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है।
मतलब समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसमें अगर सभी मॉलिक्यूल उपस्थित हैं उस लाइन में, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलेंगे? लीनियर मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसके अलावा मान लो जैसे ये है, क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा? तो देखो एक लाइन खींचे, सभी एटम उसमें आए क्या? नहीं आए, इसलिए यह लीनियर मॉलिक्यूल नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन बड़े लोग भी पढ़ते हो। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल का परिभाषा समझ में आया? एक कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन पर सभी के सभी अगर एटम्स आते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के, तब ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बोलो, क्लियर है ये चीज? ठीक, इस कंडीशन में बताया जाता है कि यहाँ पे इसके लिए देखो, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है कंडीशन? तो इसके लिए कंडीशन होता है कंडीशन, तो कंडीशन में आई एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होना चाहिए। कौन सा वाले का? आई एक्स का। एक्स ये है, तो क्या होगा? देखो घूम रहा है, लेकिन ये कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कितना घूम रहा है। क्लियर है? तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान के चलते हैं हम लोग? 0 मान करके चलेंगे। क्लियर है? लेकिन यही चीज देखो इनके लिए, एक्स के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो, वाई के लिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो तो इससे पता भी चला, क्या पता चला? कि जो मॉलिक्यूल है, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं हो। समझ में है? इसमें तुमको पता ही नहीं चल रहा है। देखो तो एक्स एक्सिस वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता नहीं कर सक रहे हो आप। क्लियर है? तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। क्लियर है? लेकिन यहीं पे वाई एक्सिस के देखो तो आई वाई का वैल्यू क्या होगा? चेंज हुआ, अल्टरनेट चेंज हुआ। तो इस बेसिस पर हम बोलेंगे कि इसका आई वाई इज डिड नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा ही जेड का भी होगा। जेड को पकड़ो। क्लियर है? पता चल रहा है? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे आई जेड जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड इज डिड नॉट इक्वल टू 0। तो पहला इसका कंडीशन क्या है? तो इसका कंडीशन होता है एक्स आई एक्स, या सीधा सीधा आई एक्स नहीं लोगे उसको, वाई जेड जो भी लोगे, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 होगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 होगा, और बाकी 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उनका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलेंगे? लीनियर मॉलिक्यूल में क्लासिफाइड करते हैं, या इसी को ही बोलते हैं क्या? तो क्या बोलोगे? लीनियर रोटर्स। बोलो, क्लियर है? समझ में आया ये चीज? तो इस बेसिस पर इसको बताया जाता है। तो इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये तो होगा, साथ ही साथ दूसरा कंडीशन इसमें बताया जाता है कि आई वाई इज आल्सो इक्वल टू आई जेड। ये क्या होगा? आई वाई इज आल्सो इक्वल टू आई जेड भी होना चाहिए। तो एक मिनट अच्छे से ध्यान दो, इसको इधर से एक्स एक्सिस से इसको सॉरी वाई एक्सिस से घुमा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, वैल्यू तुमको पता नहीं है, वैल्यू से मतलब भी नहीं है। देखो सिंपल सा, कितना घुमा? 180 डिग्री। कार्बन ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन कार्बन। क्लियर है? यहां से पकड़ू, घुमाऊ, क्या हुआ? 180 डिग्री ही चेंज हुआ। साथ में कार्बन ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन कार्बन की जगह सेम हुआ, सब तरफ से सेम। इसलिए क्या हो गया? तो एक्स वाई और एक्स सॉरी आई वाई और आई जेड, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का एक्स वाई वाले का जेड वाले के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि वह मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। इस कंडीशन को जो भी मॉलिक्यूल फॉलो करेगा उसको कैटेगराइज भी किया जाएगा लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन सा? तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सुनो हो? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा इसमें आते हैं HCN,
क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, आगे देखो CHCl3 क्या होता है, सॉरी ये उसमें चलेगा, हाँ NaO। क्या बोलोगे, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, तो क्या बोलोगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है, तो इसको ये लिख सकते हो, देखो तो N2O। ठीक है, तो ये होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो ये हो गया, इसके अलावा देखोगे C2H2 भी इसका एग्जांपल है। इसमें देखिए CCCl, मतलब HCCCl, ये भी इसका एग्जांपल है। इसके अलावा देखोगे तो OCS, यह भी इसका एग्जांपल है, इसका लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो इस बेसिस पर हम क्लासिफाइड करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स को। सब में देखो, सब लीनियर में रहेंगे। जैसे HCl का देखो 3 एटम वाले का एक तो बता देता हूं मैं, 3 एटम वाले को देखोगे तो क्या होगा, ये तो 2 ही एटम है ना, HCN देखते हैं, तो HC होगा, क्लियर है। अब एक्सिस यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे मत लगा देना, बीच में उसको लगाना है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बस देखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, X Y एंड Z, क्लियर है, IX IY IJ। इसके बेसिस पर बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, IX इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही साथ IY इज आल्सो इक्वल टू IZ होना चाहिए, और इसमें बोलोगे IY इज आल्सो इक्वल। देखो इसी को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि नहीं इस मॉलिक्यूल है, इसलिए यह क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखो तो C डबल बॉन्ड C H H H H, ज्यादा हो गया, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। ठीक है, इस पर देखो तो कर दूं, इसको मैं दे देता हूं C D E। चलो कंडीशन को बताओ इसका, IC है ये, ID है ये, IE है ये। IC इज इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू IE इज नॉट इक्वल टू। बोल, समझ में है, वहां पे कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, तुमको उसका एक्सेस समझ में आना चाहिए, कहां से उसका 0 होगा, कहां से 0। बोलो, क्लियर है, आगे बढ़े। ये हो गया लीनियर मॉलिक्यूल, इसको बताइए सर, किसको, HCCl, वो कुछ नाम नहीं है, ये देखो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन है इसका, H की जगह पे क्लोरीन डाल दी, देखने को बड़ा भयंकर लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो बड़ा भयंकर दिखा मतलब समझ जाना वो छोटा सी चीज है और कुछ नहीं है। क्यों, देखो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, कितने डेंटेड होता है, मोनोडेंटेड होता है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा वहां पे। क्लियर है, तो ये ठीक, तो ये हो गया हमारा लीनियर मॉलिक्यूल्स। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़े। तो दूसरा इसका मॉलिक्यूल देखते हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। दूसरा है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, टॉप मॉलिक्यूल्स या रोटर्स। तो देखो तो सिमेट्रिक टॉप किसको बोलते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ये भी होगा, ये भी, सॉरी ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में देखें तो एक्स भी होगा, आई वाई भी होगा और आई जेड, ये तो होना ही है समझ। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो है वो 2 टाइप के होते हैं,
पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ऑब्लेट, और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं प्रोलेट। इसको ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कहा जाता है और इसको बोलते हैं प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल और प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। इसके लिए सीधा कंडीशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कहां से आएगा, तो ये देखो कंडीशन से, है ना। कंडीशन तुम बता दिए कि ये होगा, उसके बेसिस पर उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसके लिए देखो कंडीशन क्या होता है, तो इसके लिए ऑब्लेट के लिए कंडीशन हमको देखने को मिलता है IA इज आल्सो इक्वल टू IB, और I ये दोनों जो हैं यह छोटे होते हैं किससे, IC। मतलब समझ में आ रहा है। मान लो IA मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 2 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसा। क्लियर है। तो ये हो गया। तो देखो इसको हटाए तो ये तो समझाने के लिए था, तो ये कंडीशन लागू होना चाहिए। यहाँ पे IB is did not equal to 0 and IC is also did not equal to 0। क्या बोला, IB 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही IC 0 के बराबर होगा, तो IA 0 होगा, नहीं होगा। ये देखो अब यहाँ पे मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बता दिया मैं, IB और IA तो बराबर हो गए। क्लियर है। तो अभी तक पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर देखें तो IX इज इक्वल टू IY एंड IY इज ग्रेटर देन IY, ये जो है लेसर देन IJ। ऐसे इसको मान कर दीजिए, इसको कंडीशन है। ये रूल अगर लागू करेगा कोई आदमी तभी वह MSc पास होगा, वही कंडीशन है इसका। क्यों ऐसा कंडीशन है सर, वो तो बड़े नहीं हो सकते। कौन सा, ये ऑब्लेट के केस में, दूसरे केस में हो जाएगा बड़ा, इसीलिए तो क्लासिफाइड हुआ ये। आपने बताते हैं उसको बताइए क्या हाथ में बताता हूँ, एग्जांपल रुक जाओ पहले कंडीशन तो देखो। कंडीशन याद रखना है मेन हमको, ये कंडीशन जो लागू करेगा उसी को ही हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल। क्लियर है। दूसरा देखो प्रोलेट के लिए, प्रोलेट के लिए क्या बोलोगे, तो प्रोलेट के लिए बोलोगे AB इज आल्सो इक्वल टू AC एंड बोथ इज ग्रेटर देन IC। क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ, अगर C जो है IC वो छोटा हो रहा है, ठीक है, किनसे, IA और IB से, तब उसको हम बोलेंगे प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इस बेसिस पर ये हो गया, और इसको हम लोग देखो इसके बेसिस पर लिखते तो IX इज आल्सो इक्वल टू IY एंड ये लिखोगे ऐसा IZ। ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो फिर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो इसका एग्जांपल है कौन सा, तो ऑब्लेट। ऑब्लेट का एग्जांपल होता है NH3 और प्रोलेट का एग्जांपल होता है BF3। ठीक है। ऑब्लेट का एग्जांपल है NH3 और इसका एग्जांपल है BF3। तो NH3 के रिस्पेक्ट में देखें NH H ये लिखते हो। इसके तीनों एक्सिस देखो कौन कौन से होंगे, X एक्सिस, Z एक्सिस, Y। क्लियर है। ये हो गया। ठीक। अब इसमें हमको अब प्रिंसिपल एक्सिस नहीं देखना है। क्लियर है। अब इसमें क्या देखना है, तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इससे घुमाऊंगा तो ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चेंज हुआ ये दिख रहा है,
एक्स एक्सिस से क्या चेंज हुआ दिखा, सबके सब 180 डिग्री में चेंज हो गए। क्लियर है? पहला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा देखो वाई, वाई है इधर, क्या हो बोलो, सेम दिख रहा है, दोनों दोनों सेम हुआ कि नहीं? क्लियर है? लेकिन अब देखो जेड वाला, 180 नहीं होगा, ये 120 होगा। अच्छे से देखो, 1 2 3, क्लियर है? तो ये 120 या 120 से ज्यादा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जैसा ये है चेंज, देखो इसमें क्या हो रहा है, तो 180 डिग्री ये हुआ। दूसरा देखे ये वाला, तो ये वाला भी 180 डिग्री हुआ। और ये वाला देखोगे तो इसमें अब तुमको तो ये पता नहीं है एच 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 कौन सा एच कौन है। इसमें अब सिमेट्री रहता तो नंबरिंग भी कर देते, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ये घुमा तो यहाँ पे तुम ये भी नहीं बता सकते कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे गया। क्लियर है? तो इस बेसिस पर ये घूम जाएगा, तो ये क्या होगा, उनके 180 डिग्री से ज्यादा आता है। ठीक है? तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए जो आता है, जो एक्स एक्सिस के लिए आएगा, जो वाई एक्सिस के लिए आएगा, वो दोनों तो सेम आएगा, ये पता चल रहा है। क्लियर हो गया ये दोनों? अब ये कि इसमें क्या होता है, तो कंडीशन के आधार पर इसका जो आईसी है या आईजेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वह आई एक्स आई वाई से ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये होगा, और इसमें हम नहीं बता सकते कि ये कितना एंगल। देखो एंगल तो मैं अभी फिलहाल तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा था कि देखो इसमें 180 का हुआ, इसमें भी 180 का हुआ, लेकिन रियल में कभी भी बुक में डिग्री का नहीं देता, डिग्री के बेसिस पर नहीं देखा जाता, उसका वैल्यू को देखा जाता है कि हाँ इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है म्यू आर स्क्वायर। ठीक है? म्यू क्या होता है, तो रिड्यूस्ड मास, सुने होगे, रिड्यूस्ड मास। और आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है? तो इसके बेसिस पर आई भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं जाएंगे। ठीक है? तो ये बात का बात है, तो इसको हटा दो यहां से। फिलहाल ये चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है? तो इस केस के लिए देखिए, किसके केस के लिए, ऑब्लेट के केस के लिए एग्जांपल लिया जाता है किसको, NH3 को। ठीक है? और पहले मैं ऑब्लेट को ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है? तो ये हो गया इसका एग्जांपल। और भी देखें तो इसके और एग्जांपल्स के रूप में ऑब्लेट के एग्जांपल में हम लेते हैं VF3 C6H6, ये इसका एग्जांपल है, इसका ऑब्लेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है? प्रोलेट का देखें, प्रोलेट का, तो प्रोलेट के एग्जांपल, इसका कंडीशन क्या लिखे थे ये देखो, इसका कंडीशन था IA इज आल्सो इक्वल टू IB एंड बोथ आर ग्रेटर देन I, ये लिखे थे। या फिर इसको लिख सकते हैं IX इज इक्वल टू IY, और यहाँ पे IY मतलब बोथ आर ग्रेटर देन I, ये। और इसका एग्जांपल है कौन सा, नहीं BF3 इसका एग्जांपल, इसका ऑब्लेट। ठीक है? तो प्रोलेट के एग्जांपल क्या क्या दिया है, तो इसका एग्जांपल दे रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है? दूसरा एग्जांपल है CH3F, तीसरा एग्जांपल है CH3F, तीसरा एग्जांपल है CHCl3, और एग्जांपल में इसका लिया जाता है CHI3 को। देखो CHI, ठीक है? तो इसका एग्जांपल देखो तो सिंपल सा, किसका स्ट्रक्चर तुम जान रहे हो ये बताओ इनमें से।
किसी एक का स्ट्रक्चर पता हो तो बोलो। किसी का भी मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड, ये कौन सा मेथिल क्लोराइड है? मैंने क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड है तो हाँ बोलो ना तो ठीक। कैसा होता है स्ट्रक्चर? देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका? किसका? कार्बन का नहीं, किसका? इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, किसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है? किसका? सेल फोर क्या होता है? स्पेलिंग बोलो तो। THAANE, तब तो सही है, इसको मत बोल देना, ठीक है। हाँ चलो, मेथेन का। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। ये बना इसका स्ट्रक्चर, कैसा रहेगा ये देखो, ठीक है। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो सब में ये वाला देखोगे क्या होगा, ठीक। ये इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। दूसरा ये वाला, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। इसके लिए देखोगे ये जो है, ये क्या होता है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इससे और इससे कम होता है, ठीक है। इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जेड एक्सिस का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, ठीक है। ये चीज हमको ये कंडीशन के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन करना, क्लियर है। अब देखो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? बोलो क्या बोला मैं? रेगुलर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका बार बार उपयोग किया जाता है। रेगुलर और इरेगुलर बताया था मैं इसी क्लास में, मतलब यही क्या बताया था? चलो छोड़ो उसको, छोड़ो। बाकी इसका स्ट्रक्चर रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, क्यों नहीं होता? फ्लोरीन के पास यहाँ पे देखो क्या होता है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, VSEPR थ्योरी, ठीक है, विस्पर थ्योरी, ठीक है। तो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, ये देखो इसका लोन पेयर एल्पीस और ये इसका बॉन्ड पेयर, इसमें क्या होगा, रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण यह जो स्ट्रक्चर है वह रेगुलर नहीं रह पाता है, क्लियर है। तो इस बेसिस पर यहाँ पे देखें तो जैसे यह नहीं, तो फिर तू ये बोलते, मैं किसी में एग्जांपल बताऊंगा CH4 का, ये CH4 का है, तो फिर बोलते सर वहां पे भी टेट्राहेड्रल बनाए थे और ये और वो दोनों सेम होगा, ऐसा बोल सकते हो ना। तो इस कंडीशन में ये सीधा सीधा ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर इरेगुलर होगा, ठीक है, वही क्या करेंगे, वही इस के अंतर्गत आएंगे, इसके प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। इसके एग्जांपल में देखें तो ये सब है, देखो सब में लोन पेयर है, इसको छोड़कर, लेकिन उसमें लोन पेयर से बड़ा भाई बैठा है, देखो क्या है,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सुने हो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो सी डबल बॉन्ड सी ये होगा, यहां से जुड़ा हुआ H और इधर से जुड़ा हुआ ये होगा ऐसा C H H H, इससे जुड़ा हुआ C, ठीक है। डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ H, तो इसका स्ट्रक्चर दिया यही थे, CH3 और CH3 का 28 होगा, तब आएगा ये और 3। ये एग्जांपल यहाँ से काटो, या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा क्या, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये वाला एग्जांपल प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा मान करके चलो, ठीक है, क्योंकि वो आ नहीं रहा है इसके लिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये होता है हमारा सिमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? क्या होता है इसको ध्यान रखना है, ऑब्लेट है तो उसमें से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा। क्लियर है? इसमें ऑब्लेट, लेकिन वही प्रोलेट का देखें तो प्रोलेट में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम। क्लियर है? कम प्रोलेट के केस में कम और केस में ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन इसका सिमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला देखो तीसरा है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। तीसरा होता है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। ये किसी का सेमिनार में जी सर मेरा बड़े समझ जाएगा। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, तो देखो तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में क्या बताया जाता है, तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में बताया जाता है IA is also equal to IB and also equal to IC, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं IX is also equal to IY and IY is also equal to IZ। यहाँ पे IA did not equal to 0, मतलब समझ में आ गया? हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होगा, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कंसीडर करोगे तो कोई भी लीनियर में नहीं रहे, कोई भी एटम्स लीनियर में नहीं रहे। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखो तो इसके एग्जांपल में लेते हैं अभी जो हम लोग लिए थे CH4। स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर टेट्रा हेड्रल। और ज्योमेट्री कैसे होती है? ज्योमेट्री कैसे होती है? अच्छा, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है कि एक ही है? कैसे पता? कैसे पता दोनों अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग होता है दोनों, लेकिन यहाँ पे देखो रेगुलर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए शेप और जो ज्योमेट्री है दोनों सेम होती है हमेशा, सिर्फ रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए। क्लियर है? तो सिर्फ रेगुलर मॉलिक्यूल के लिए ही ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा, लेकिन इरेगुलर जैसे ही आया वहां पे ज्योमेट्री अलग रहेगी, शेप अलग रहेगा, ठीक है। जो चीज 11वीं के बुक में लिखा रहता है देखना, वहां पे ध्यान दिए हो नहीं दिए हो, उसमें लिखा है ज्यामिति ये, शेप ये। अब तुम लोग लोकल बुक को खोजोगे तो नहीं मिलेगा, यूबोध का खोजोगे तो
उसी को सीबीएसई का यू बोर्ड का ही उठा लो, वहां पे दिख जाएगा। एनसीईआरटी का कोई भी बुक उठा लो, वहां पे दिख जाएगा। चलो छोड़ो, ये चीज समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या हो रहा है देखो तो CH H H H ये लिखोगे, ये लिखोगे। कार्बन बीच में है, एक हाइड्रोजन वो 2 3 4। क्लियर है? अब देखो एक्सिस बताओ इसका, एक्स एक्सिस घुमाओगे क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, और बोलो ये दोनों थे वो वहां नहीं, वहां नीचे। क्लियर है? तो एक एक्सिस से तो जैसा इसमें घूमेगा, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वैसा ही y में घुमाओगे तो भी आएगा, और z में घुमाओगे तो भी वही चीज आएगी। होगी ना? टाइम हो गया ना मेरे जाने का, आज ऊपर जा रहा हूँ मैं। चलो 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 ठीक है, ये है CH4। रिकॉर्डिंग रुक गया? अच्छा वो कॉल किए थे इसलिए। चलो ये हो गया क्या, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल CH4 का। ठीक है, इसी प्रकार से देखो जितने भी रेगुलर स्ट्रक्चर होंगे, जैसे इससे आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जो भी आगे हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो sp3d का एग्जांपल बोलो कौन सा आता है? PCl4 5। चलो उसके आगे sp3d2, sp3d3, IF7। हाँ सब इसके एग्जांपल है। और sp3d4 बोलो 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 बोलो, इसको भी पढ़ोगे? हाँ ये भी होगा, sp3d5 होता है। ठीक है, लेकिन ये नेट में पढ़ो, नेट NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए जरूरत है। क्लियर है? तो ये देखो ये तीनों, इसके एग्जांपल 4 दे दिए देखो तो CH4 PCl5 SF6 IF7। ठीक है, इसमें क्या होता है तो इसमें देखिए, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या होते हैं, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होंगे। X Y और ये Z, I X I Y और I Z। चलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो ये होता है स्फेरिकल टाइप टॉप मॉलिक्यूल का कंडीशन। A B के बराबर, मतलब तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे एक दूसरे के, और कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा। ये इसका कंडीशन, इसका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स का। इसके एग्जांपल देखें तो CH4 है। इसके साथ साथ बोल सकते हो जितने भी रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब जितने भी बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर तुम लोग BCl3 को पकड़ लोगे, BCl3 BeCl2 इसको पकड़ लोगे, ये भी रेगुलर होता है, लेकिन ये किसका एग्जांपल होगा? लीनियर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये नहीं हो गई। ठीक है, उसके बाद BF3, ये भी क्या होता है, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये दोनों को हटा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसमें आता है? ऑब्लेट में आता है। ठीक है, तो ऑब्लेट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गया। तो ये दोनों को छोड़ दो, बाकी सब जो रेगुलर मॉलिक्यूल होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लास्ट इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा, मिटा दूं। चलो तो इसका है चौथा, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। तो इसमें देखो तो क्या बोलता है, तो सीधा सीधा इसी के अपोजिट है ये, A did not equal to B and IB is did not equal to IC, लेकिन IA is not equal to 0, IB is also not equal to 0, IC is also not equal to 0, लेकिन कहीं पे कोई 0 हो सकता है, इसको छोड़ो, इसमें मत लिखो। अब क्योंकि उतना वेरिएशन है, देखो उसमें कोई 0 भी हो सकता है उसका, एक 8। ठीक है, और 0 नहीं भी हो सकता है। इसका क्लासिफिकेशन बुक में नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो ये देखो IA IB के बराबर नहीं होगा, IB IC के बराबर नहीं, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं X is not equal to IY also is not equal to IE। ठीक है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं भी देखोगे एग्जांपल फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग हो ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल में देखें तो आता है H2O वाटर, देखे होंगे, SO2 H2CO और है CH3 CHO और है CH2F2 और होता है pyridine। pyridine का स्ट्रक्चर किसी को याद हो तो बोलो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो उसका। C6H5N। नाइट्रोजन किस पोजीशन पे होता है उसका? आटो में होता है कि मेटल में होता है कि पैरा में? नाइट्रोजन आटो में होता है, पैरा पोजीशन में। कहते हैं प्रधान ब्रदर्स बोलो, नहीं पता? यहाँ वाले बोलो जो मेरे से बेसी पढ़े हो। तो आटो है, मेटा है, पैरा है, किसमें है? ये होता है बोलो किस पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन है सर। पैरा पोजीशन है। आपको डेटा नहीं है, पैरा उसको पैरा बोल सकते हो या फिर उसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो ठीक है, रात भर इसको खोजना ये कौन सा पोजीशन है, ठीक है। कल आंसर मतलब मंडे को आंसर इसको बताऊंगा, मतलब 2 दिन खोज, ठीक है। और दूसरा चीज ये इतने में कंप्लीट हो गया ना ये एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर ये दिखाते हैं तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, मान लो तो इसको IX बोलेंगे, ये वाला हो गया IZ और ये होगा IY। तो इस कंडीशन में सॉरी ये हो गया Y और ये हो गया J, तो इस कंडीशन में IY और IZ तीनों इसके अलग अलग मिलेंगे। देखो सिंपल सा ऑब्जर्व कर लो, ये है, यहां से घुमाएं, ठीक है, तो ऐसा होगा, ठीक। इधर से घुमाएं, ऐसा होगा। दोनों सेम लग रहा है लेकिन अंतर आएगा दोनों के किसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इधर से घुमा रहे हो तो ऐसा हो रहा है, इधर से घुमा रहे हो ये तो ठीक है, एंगल सेम है दोनों का, उतना ही डिग्री चेंज हो रहा है लेकिन अंतर किसमें है? तो ये देखो ये बीच से घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और इससे देखो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, ठीक है। और ऊपर से देखोगे तो ये होगा, ठीक है। तो इसका तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, किसके लिए? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इतना आज पढ़ते हैं, कल आगे बढ़ेंगे हम लोग रोटर। ये हो गया है ना? नहीं बस, क्योंकि मैं गायब हो जा रहा हूँ ना। इसमें देखो तो इस पर क्या देखना है? आर्थो है कि पैरा है कि मेटा है, इसको बताना। ये है हमारा क्या, ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना, ये टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5, इसका आर्थो पोजीशन कौन, मेटा पोजीशन कौन, पैरा पोजीशन कौन, बना करके लाना, ठीक है। इसके लिए जो बुक देखना चाहो देख सकते हो, जो नेट देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। खोज खोज के लाना, इधर तो पता है, इधर तो पता है, वेरी गुड, बोल दो। ये कौन सा पोजीशन? वो मेटा, ये मेटा, और ये वो आर्थो, ये वो कुछ भी लिखो, ये कुछ भी नहीं, वहां पर पूरा करें ना फंक्शन ज्योग्राफी पोजीशन, उसको फर्स्ट लेते हैं आप, उसी को फर्स्ट क्यों लोगे? मैं तो यहाँ नीचे से लेता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो देखना, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो मेरा मन लगेगा वहां से 1 में स्टार्ट करूंगा। बोलो इसमें और ये कौन सा पोजीशन होगा?
नीचे वाले पैराबोल में ये पैरा, ये वो बेटा होगा, ये आठ और ये उसके बाद पैराबोल नहीं, पैरा एक ही होता है। पैरा एक ही होता है? पैरा होता है। दो साइड पैरा होता है ना? नहीं, दो साइड पैरा होता है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि घर से उसको खोजना, नेट का भी यूज कर लेना। ठीक है, पीपीटी आज नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन वाले मैं रात को भेजता हूँ आज को। सर मेरा नंबर ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, एमएससी फर्स्ट सेम। ठीक है, तो मेरे नंबर पे आप अपना रसीद का फोटो भेज देना और बोल देना नाम लिख देना उसको। ठीक है, नंबर पे। कोई दानदाता लोग, कोई दानदाता है? हाँ, आज रात में भेज दूंगा। ठीक है, 1 2 3 मतलब 5 6 उसमें आ रहा है ना।